यूपी उपचुनाव के तहत आज 20 नवंबर को वोटिंग जारी है। वोट डाले जा रहे हैं लोग। सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन इस बीच खबर भी आ रही है कि कहीं दंगे जैसे माहौल हुए हैं। जैसे कुंदरकी में, शीशामऊ में, कटहरी में, ऐसे 3-4 विधानसभाएं हैं जहां कुछ माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसमें प्रशासन की खराबी है या शासन का दबाव है, ये तो बाद में पता चलेगा। इसको लेके चुनाव आयोग द्वारा एक कड़ा कार्रवाई भी की गई है, जिसके तहत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इसमें कई अधिकारी भी शामिल है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ा ही भयावह वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी बंदूक ताने नजर आ रहा है जब वो लोग वोट डाल के जाते हुए नजर आ रहा है। एक महिला भी कह रही है कि भाई आपको कोई अधिकार नहीं है गोली चलाने का। ऐसे वक्त में जब चुनाव चल रहा हो, और कई ऐसे तो वीडियो ऐसे आए हैं कि जहां एक तरफ चुनाव आयोग प्रोत्साहित करता है कि लोग आए और वोट डालें, अपना पोलिंग बूथ तक आए, लोग वोट डालें, तरह तरह की व्यवस्थाएं की जाती है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन वहीं यूपी पुलिस की तरफ से एक ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जहां देखा ये जा रहा है कि जो काम एजेंट का है, जो काम पार्टियों के एजेंटों का है, जो काम इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त अधिकारियों का है, जो पोलिंग बूथ पर चेकिंग होती है, जो कागजों की चेकिंग होती है, वो चेकिंग 200 मीटर 300 मीटर दूर, कहीं कहीं तो घरों तक पे पुलिस के अधिकारी पहुंच के लोगों के चेक कर रहे हैं। इसी को तहत इसकी शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए रजनीश लखनऊ से हैं। रजनीश बताएंगे कि आखिर कुंदरकी में, शीशामऊ में हो क्या रहा है, मीरापुर में ये हो क्या रहा है। जैसे एक वीडियो बड़ा ही भयावह तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोकतंत्र को लेके एक अच्छी तस्वीर नहीं दिख रही है। अगर ये प्रशासन के द्वारा ही अगर ये चुनाव कराने तो चुनाव आयोग का कोई मतलब नहीं है, ऐसे जानकारों का मानना है। रजनीश जी, उपेंद्र जी, जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो उपचुनाव को कहा जाता है कि ये भाई लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व की जो तस्वीरें आ गई हैं, ये सबको विचलित करती हैं, क्योंकि आपने आदर्श बूथ केंद्र भी देखे होंगे, और चुनाव आयोग और डीएम की तरफ से जो जगह जगह तख्ती और बोर्ड लगा करके चुनाव प्रचार, मतलब चुनाव को लेकर के प्रचार किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और आप आए और आप मतदान करें, और तमाम सारी सुविधाएं दी जाती हैं, पानी पीने के लिए, लाने के लिए, ले जाने के लिए, बुजुर्गों को व्हीलचेयर के साथ स्वागत किया जाता है, फूल देके स्वागत किया जाता है मतदाताओं को। ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन ये जो तस्वीरें आज देखी गई हैं, ये शायद ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें कभी हमने भी नहीं देखी, और हम भी 2002 से मीडिया में हैं और लगातार चुनाव भी कवर करते चले आए हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर हमने कभी नहीं देखी है कि जहां पर एक पुलिस बंदूक लेकर के, मतलब अपना रिवॉल्वर हाथ में निकाल करके, और औरतों को डरा रहा हो, औरतें ये कह रही हो कि आप गोली नहीं चला सकते हैं, और वो कह रहे हो कि नहीं, जाइए जाइए आप। तो इस तरीके की जो तस्वीर है, जो लोगों को खदेड़ा जा रहा है, दर्जनों गाड़ियां खड़ी करके लोगों के रास्ते रोके जा रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मीरापुर की। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां लगा करके चौराहे पे लोगों को रोका जा रहा है, खासकर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, खासकर जो बुर्का पहन महिलाएं आ रही उनको टारगेट किया जा रहा है। महिलाएं लगातार ये कह रही हैं कि दस्तावेज होने के साथ 4-4 आईडी, आधार कार्ड, आईडी कार्ड, उसके बाद और सारे जो राशन कार्ड, तमाम सारे जो कार्ड हैं, वो ये बाइट हम मानवेंद्र से कहेंगे। रजनीश, ये बाइट भी सुनाया जाए, ये बाइट बड़ा इफेक्टिव है। मानवेंद्र थोड़ा ये बाइट बिल्कुल सुनाइए। राइस होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहते हैं। महिलाओं की बाइट, मानवेंद्र, महिलाओं की बाइट है। जो महिलाएं क्या कह रही हैं कि उसको 7:30 बजे से आई हैं, उनको रास्ता बदलने की कहा जा रहा है, 12 घंटे बाद आओ, फिर आ रही है, दूसरे रास्ते पे रोका जा रहा है, रास्ता बदल के आ रही है, फिर रोका जा रहा है। क्या कर रही है वो वाली एक बार बाइट चलाइए। जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं, तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं, और गड़बड़ी में जिस, चलिए उपेंद्र जी उसको मैनेज, मानवेंद्र जी उसको मैनेज करेंगे। उपेंद्र जी, जैसे हम लोग, अच्छा जी, अखिलेश जी की अगर बात कर लें, तो अखिलेश जी के इस बयान के बाद देखिए प्रशासन कितना प्रेशर में आ गया है। 5-6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो गई, इतनी कभी कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले विपक्ष लगातार शिकायत करता रहा चुनाव आयोग से, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव में खुद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि हमने ये बात कही थी कि लोगों का वोट काटा गया है ना,
और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन का उनके पास नोटिस आया कि भाई आप किस आधार पे, किस बेसिस पे आप ये आरोप लगा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं कम से कम 8,000 सबूत इकट्ठा किए, 8,000 लोगों के जो नाम काटे गए, जो पिछले चुनाव में थे, हमने भेजा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर एक वीडियो और एक फोटोज और आधार पे अगर कार्रवाई कर रहा है तो निश्चित रूप से अंदरूनी तौर पे कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। जी 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 रजनीश जी। तो जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, इस तस्वीर का जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो वायरल हो रही है, जो पूरा देश देख रहा है, सोशल मीडिया जो देख रही है, इन तस्वीरों का बयान विपक्ष पहले से लगातार 2 दिन से कर रहा था कि इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जेसीबी से सड़कें खोदी जा रही हैं, जगह जगह जेसीबी खड़ी कर दी गई है, बुलडोजर खड़े कर दिए गए हैं ताकि रास्ता लोगों को रोक दिया जाए। और खासकर ऐसी भी समुदाय को कह सकते हैं या विपक्ष। जी जी, ये कानपुर की स्थिति है, शीशमऊ की। नाले खोद के इस रास्ते से एक विशेष समुदाय के ज्यादा लोग रहते हैं, ज्यादा संख्या रहती है, विपक्ष का जहां ज्यादा वोटर है, उस इलाके को नाला, मतलब सड़क पे नाला खोद दिया गया है, वहां जेसीबी खड़ी कर दी गई है और वहां पे बुलडोजर खड़े कर दिए ताकि यहां से लोग उधर ना जा पाए, और अगर जाए भी तो वो संख्या जो है वो कम से कम हो जाए। तो संख्या बल कम करने के लिए, वोटर को कम करने के लिए, विपक्ष का वोट कम पड़े, इसको देखते हुए विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि सरकार मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, सरकार मशीनरी का दुरुपयोग करके और इस इलेक्शन में धांधली करेगी, बेईमानी होगी, तमाम सारी चीजें। उसी की तस्वीरें देखिए, आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मीरापुर की तस्वीरें हैं, जो ये एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो महिला को धमका रहा है। मानवीय, जिसकी अगर ओरिजिनल ऑडियो दिखाएंगे तो हमारे दर्शक भी देख पाएंगे कि जो हम लोग कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जी मानवीय, मानवेंद्र इसका एम्बियंस भी आप चलाइए, आप एम्बियंस चलाएंगे ताकि इस दर्शकों को पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है, जो हम लोग कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है मानवेंद्र, तब तक चलाएंगे। रजनीश, तब तक कि जो आपने एक खबर दी कि बड़ा ही भयावह है कि कैसे शीशामऊ की जो एक तस्वीर आई जिसमें आरोप लगाया विपक्ष ने कि जेसीबी से सड़कों को खोद दिया गया, पोलिंग बूथ तक पहुंच न पाए एक विशेष समुदाय के लोग या किसी पार्टी के समर्थक, उस तरह से इंतजाम किए गए। जी सुनिए। चलो चलो रजनी से पुलिस अधिकारी एसएचओ है शायद, ये कह रहे हैं कि इनके मारने के आदेश है। इनको मारने का आदेश कौन दिया है? ये कुछ नहीं, ये प्रेशर में ये बता रहे हैं कि कप्तान, देखिए हो क्या रहा है कि इनको जो ऊपर से ऑर्डर मिला है, जो इनको आदेश मिला है, ये तो उसका काम कर रहे हैं ना। ये इनको मारने का ऑर्डर किसी को नहीं मिला है। इनको आदेश मिला है कि आपको किसी भी तरीके से लोगों के अंदर भय पैदा करना है, लोगों के अंदर डर पैदा करना है, ताकि लोग अपनी आजादी के साथ और जो उनको संविधान में जो अधिकार मिला है उसके साथ वो मतदान ना कर पाए। किसी भी तरीके से इन लोगों को डिस्टर्ब किया जाए, किसी भी तरीके से इन मतदाताओं को रोका जाए जिनका टारगेट सरकार ने दिया है। एक लाल कार्ड की चर्चा हुई है कि लाल कार्ड एक दिया गया लोगों को और लाल कार्ड से डराया जा रहा है कि भाई अब आपको वोट डालने नहीं जाना है, ये कार्ड आपको दे दिया गया है। तो तमाम सारी चीजें हैं जो पहले से कही जा रही थी। और विपक्ष ने पहले आरोप लगाया था कि जो अधिकारी हैं वो जिला अध्यक्ष बने घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो अधिकारी हैं वो कार्यकर्ता बने घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो तस्वीर आज दिखाई दे रही, वो तस्वीर आज नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रही, तस्वीरें कह रही हैं। और ये पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही वो कह रही है, ये मतदाता कह रहे हैं, ये वोटर कह रहे हैं, जो लगातार तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। हम लोग तो वो कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरें खुद कह रही हैं कि जो 4 दिन से पहले विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था और उसको मीडिया साइट वो खाली ये कह रही थी विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन आज जीता जागता उदाहरण है जो देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने उसको देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की थी, जो ये चल रही है, जो तस्वीरें आपके सामने हैं, और उन्होंने जो एक अपील किया, जो कहा है अधिकारियों से, उसको भी एक बार सुनिएगा उपेंद्र जी कि उन्होंने अधिकारियों से क्या कहा है कि किस तरीके से आप लोग जो कर रहे हैं उसको देख के जनता क्या सोचेगी। जी मानवेंद्र, वोट डालने नहीं दे रहे हैं। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है
उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। जी बानू, तो ये है अखिलेश यादव पूरे तेवर में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव और कोई भी पार्टी है, अगर उनके कार्यकर्ताओं और उनके वोटर्स को अगर वोट नहीं डाल, प्रशासन की तरफ से अगर दबाव जाना जाएगा, तो कोई भी एक पार्टी का नेता इसी प्रकार का बयान देगा। और निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर, एक कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और ये तस्वीर दिखा रही है कि कैसे प्रशासन का दबाव है, लोगों को कैसे दबाव बनाया जा रहा है, बुर्का में आई महिलाओं को कैसे पहले की जा रही है। क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ किया, इसी आधार पर चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया कि पोलिंग बूथ पर कागजात चेक न करके पोलिंग बूथ से 100-200 मीटर दूर उनके गांवों में क्यों चेकिंग हो रही है, वहां के पुलिस अधिकारी क्यों चेकिंग कर रहे हैं। इसी के आधार पे निलंबित भी किया है चुनाव आयोग ने इन अधिकारियों को। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सपा प्रत्याशी ने कुंदरकी से कहा भी है कि कुंदरकी का चुनाव रद्द भी किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि चुनाव में वोटिंग, मैं आपको 3 बजे तक हुई वोटिंग के बारे में कुछ हम आपको विवरण दे रजनीश। आप मीरापुर में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ था। देखिए, एक तरह से आप देखें कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ा है। जोर शोर से लोग आ रहे हैं, पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं अपना वोट डालने। इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद भी, अगर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं उसके बाद भी अगर लोग आ रहे हैं पोलिंग बूथ तक, तो ये कुछ ना कुछ लोगों में करंट है। कुंदरकी में 3 बजे तक करीब 50% मतदान हो चुका है। फूलपुर में 36% मतदान हुआ है। खैर में 39% हुआ है। गाजियाबाद में 27%। हालांकि गाजियाबाद में सबसे कम फीसदी मतदान हुआ है। करहल में 44% मतदान हुआ है। सीसामऊ में 44% हुआ है। और कटहरी में 50% के लगभग मतदान हो चुका है। मझवा में 43%, 44% का मतदान हो चुका है। यानी सबसे कम मतदान हुआ है वो गाजियाबाद में हुआ है, और सबसे ज्यादा जो हुआ है वो कुंदरकी में हुआ है। लेकिन ये आरोप है कि कुंदरकी में प्रशासन की तरफ से बहुत दबाव बनाया गया है। सीसामऊ, कुंदरकी, मीरापुर में प्रशासन वोट डालने नहीं दे रहा, लोगों को परेशान कर रहा है। महिलाओं को जो बुर्का पहन के आ रही हैं उनको दोबारा लौटा दिया जा रहा है, दूसरे रास्ते से आ रही हैं, आधे घंटे बाद आने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। जी जी, देखिए, अंबेडकर जो कटेहरी विधानसभा है, तो कटेहरी विधानसभा भी काफी दिनों से चर्चा में थी। और उसके बाद सीसामऊ और फिर करहल, ये तीनों जो सीटें हैं वो पहले चर्चा में थी, क्योंकि शिवपाल यादव कटेहरी के प्रभारी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां के प्रभारी हैं। तो वहां तो दोनों आदमियों की साख दांव पे लगी है। और शिवपाल यादव को ये रहा है कि जहां उनको जिम्मेदारी मिली है वहां अभी तक वो सफल होते रहे हैं। तो ऐसे में वहां यह कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव भी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहेंगे कि वहां इस बार वो हारे, क्योंकि अयोध्या से पहले वो हार चुके हैं, उनकी किरकिरी हो चुकी है। तो वहां कटेहरी का जो लड़ाई इस बार है वो नाक का सवाल बन गई है। तो वहां भी सबकी निगाहें हैं, लेकिन वहां भी तस्वीरें ऐसी आई हैं कि लोगों को रोका गया, लेकिन इस कदर नहीं रोका गया है, क्योंकि वहां मुस्लिम वोटर के साथ साथ कुर्मी और अन्य जाति के वोटर बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में अगर डिस्टर्ब होते तो बाकी वोटर भी डिस्टर्ब होते, इसलिए वहां नहीं रोका गया। और शिवपाल यादव ने कहा था कि डीएम से मिल करके कहा था कि अगर आप जरा सा भी चुनाव को इधर उधर करेंगे तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बॉर्डर पे पहुंचेंगे, उसके बाद आपके यहाँ कूच कर जाएंगे, उसके बाद फिर आप मत कहिएगा। तो यही इस बात सीसापुर में है, सीसामऊ का हाल है, यही करहल का है और यही हाल कटेहरी का है। तो इन तीनों विधानसभा में आपको इस तरीके की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलेंगी। लेकिन सीसामऊ इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि सीसामऊ में मुस्लिम वोटर और एक जो एरिया पूरा है उसी एरिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए उस एरिया को पूरी तरीके से खोद दिया, जेसीबी लगा दिया, वहां पे नाले खोदी वहां पे, ताकि वहां के लोग बहुत ज्यादा ना जा पाए। बाकी करहल और कटेहरी की तस्वीरें इस तरीके की आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जो योगी आदित्यनाथ का नारा था कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, उसका भी थोड़ा बहुत असर उधर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कुंदरकी में वर्चस्व की लड़ाई कुंदरकी में भी है, मीरापुर में भी है, और मुस्लिम वोटर भी वहां की तादाद ज्यादा है। तो
तो ऐसे में ये तस्वीरें वहां से निकल के ज्यादा आ रही हैं और डर वही है। भारतीय जनता पार्टी ये लग रहा है कि कहीं उधर चीजें डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि वहां बीजेपी को लग रहा था कि वो पहले पूरी तरीके से जीत रही है, लेकिन अब लड़ाई बड़ी कठिन हो गई है और हर सीट पर लड़ाई लड़नी पड़ जी। रही है। होता क्या था उपेंद्र जी कि और बाई इलेक्शन कुंदरकी में हमेशा लड़ाई कहा इस जाता बात था। से भी आप देख सकते हैं कि एक एक आम परसेप्शन है और एक आम माना जाता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो निश्चित रूप से सत्ता के खिलाफ लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है। जी और इसको आप देख सकते हैं कि मीरापुर में करीब 50% मतदान हो चुका है, कुंदरकी में 50% मतदान हो चुका है, आपका सीसामऊ में 41% के आसपास है, करहल में 45% हो गया है, मझवा में 45% के आसपास हो गया, कटहरी में 50% के आसपास हो गया है। जो गाजियाबाद जो एक सैद्धांतिक कह रहे हैं, गाजियाबाद एक तरह से बीजेपी का गढ़ रहा है और गाजियाबाद में 27% मतदान हुआ है। इसके पीछे भी इसको कैसे माना जाए? जैसे क्या है, रजनीश, हम आपसे समझना चाह रहे हैं गाजियाबाद की सीट को लेके। ये कहा जाता है कि अगर मतदान अगर लो हुआ, कम हुआ, तो ये कहा जाता है कि एक पारंपरिक सीट है अगर ये बीजेपी की, तो लोग ये समझ के आते हैं कि चलो भाई गाजियाबाद बीजेपी है और बीजेपी जीत के रहेगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, जो दूसरे पक्ष की पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बाहर आ जाते हैं और उसके परसेप्शन में कि भाई हमारी सीट है, हम जीत के रहेंगे, तो बाहर नहीं निकलते हैं। तो कहीं कहीं ये दांव उल्टा भी पड़ जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? उपेंद्र, ऐसा है ना कि उपेंद्र जी, ऐसा है कि बाई इलेक्शन को ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेते हैं और खासकर जैसे गाजियाबाद जी की बात करें तो गाजियाबाद क्योंकि वो जो इलाका है वो अब क्योंकि बड़ा विकसित है, बड़ा संपन्न इलाका है, तो जो संपन्न लोग होते हैं वो ज्यादातर चुनाव को लेकर के इतना उत्साहित नहीं होते हैं, खासकर जब आम जी चुनाव हो तब। बाई इलेक्शन को इतना लेते हैं, उनको मालूम है बाई इलेक्शन ठीक, जिसको जितना होगा जीतेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतदाता वैसे भी कम निकलता है। और खासकर वहां गाजियाबाद की जो आप बात करें तो गाजियाबाद में ज्यादातर जो इलाका है वो संपन्न लोग हैं, तो इसलिए वो उतना सीरियस नहीं लेते हैं, इसीलिए वो वोट प्रतिशत कम है। दूसरी बात, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इस बार की जो लड़ाई है वो चुनावी लड़ाई नहीं है, वो वर्चस्व की लड़ाई है। तस्वीरें पहले से लोग देख रहे हैं, अब बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे, तमाम सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो अब इस बार का जो चुनाव है, न मुद्दे पे है, न विकास पे है, न किसी पे है, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी अब दोनों आपस में लड़ रही हैं और वर्चस्व की लड़ाई है कि एक नंबर आगे कौन निकलेगा। तो इतना लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं बाई इलेक्शन को। अच्छा, कुदरती और मीरापुर की जो बात करें तो यहाँ पर क्योंकि देखिए चंद्रशेखर आजाद यानी चंद्रशेखर रावण भी है, ओवैसी भी है, और उसके बाद बीएसपी भी है और सपा भी है और भाजपा भी है। तो यहाँ पर दोनों सीटों पर सभी पार्टियां लगभग कुंदरकी के सबके जो वोटर हैं। प्रत्याशी हैं, AIMIM के जो प्रत्याशी, उन्होंने आरोप भी लगाया है प्रशासन पे कि उनके बेटे को खुलेआम थप्पड़ मारा गया है ना। हमारे साथ इस पे बातचीत करने के लिए आलोक पाठक सर भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि 9 विधानसभा पे उपचुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दौरान प्रशासन की तरफ से जो सख्ती देखी जा रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई भी की है, 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई साहब, आपके चैनल से आने से पहले मैं सुलखान सिंह का इंटरव्यू कर रहा था, जो एक्स डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। जी उन्होंने एक बात कही है, वो बोले कि आजकल जो यहाँ हो रहा पूरी दुनिया देखती है। आज मतदान के दिन जिस तरह का व्यवहार कुछ पुलिस कर्मियों ने मतदाताओं के साथ किया है, उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है। बस इसी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अब हर आदमी हर जगह की चीजों पे नजर रखता है। क्योंकि अयोध्या में भाजपा 2024 में चुनाव हार गई थी, पूरी दुनिया की निगाहें इन 9 सीटों के उपचुनाव में थी। एक तरफ एक योगी के प्रशंसकों की टीम है जो कि योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और जो योगी के स्टेटमेंट होते हैं बड़े डिवाइसिव स्टेटमेंट होते हैं, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देखती है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, तो जहां 25 करोड़ की आबादी है, वहां जिस तरह से 9 सीटों का सिर्फ मतदान हुआ है, सिर्फ 9 सीटों का। पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वीडियोस दिखाते हैं, और चुनाव आयोग, मतलब मैं नहीं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश के 77 साल के इतिहास में कि चुनाव के मतदान के दिन इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हों।
इसका मतलब जो विपक्ष आरोप लगा रहा था वो सही है। और उसके बाद ये जो वीडियो आपने लगाया है, ये तो अकल्पनीय जी है। जी, महिला इसी बता वीडियो को रही लेके है, हम बात कर रहे हैं ये कि तो आप देखिए कितनी इस एक इससे देखिए, लोकतंत्र की लूट की तरह आप देख सकते हैं कि आप कैसे महिला ये कह रही है कि आप गोली नहीं चला सकते, एसएचओ कह रहे हैं कि हमारे पास अधिकार है। सवाल है कि ऐसे ऐसे अधिकारियों को कैसे टॉलरेट किया जाता है। नहीं नहीं, अब देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस वीडियो में कहीं पे भी हिंसा जी होती नहीं दिख रही है। हिंसा जी होगी तो एसएचओ कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, अगर वहां पत्थरबाजी हो रही थी, कुछ हो रहा होता, तो पुलिस जरूर काम कर सकती है आम जनता को बचाने के लिए। जी लेकिन सामने तो सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं। तो जी ये जो है ये वीडियो, और ये अब सोचिए, हम आप यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और ट्विटर पे चूंकि अखिलेश यादव ने ये वीडियो शेयर कर दिया है, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की क्या इमेज बन रही होगी। उन्होंने तो एक और शब्द बताए का इस्तेमाल किया, सुलखान सिंह पूर्व डीजीपी ने, जो हम जी जिस यूट्यूब चैनल पर हमने इंटरव्यू किया है, वो जाके दर्शक देख भी सकते हैं वहां पे भी। उन्होंने बोला कि विश्व गुरु की इमेज हम बनाना चाहते हैं, और आज गुरु घंटाल की इमेज साबित हो रही है। जी अब हम बोलते हैं कि विश्व की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अगर वोटर को मत डालने से रोका जाएगा, खासकर एक विशेष धर्म की, एक विशेष वर्ग की, इससे क्या संदेश जाएगा। जी बिल्कुल। अब सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे जिन 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 6 सीटों पे हम देख रहे हैं कि 50% के आसपास मतदान हो गए हैं इतना रजिस्ट्रेशन के बाद भी, ये क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, वो डीजीपी साहब ने एक और बात की, आज तो मुझे सारे सवाल का जी जवाब, मैं चूंकि तुरंत इंटरव्यू किया है, उन्होंने बोला कि जब जब पुलिस जबरदस्ती करती है, पुलिस बल का ज्यादा दुरुपयोग होता है, तब तक सत्ताधारी दल का नुकसान होता है। और ये जी वीडियो से लग रहा है कि पुलिस कुछ जगहों पे पुलिस जबरदस्ती करती दिख रही है। कह रहे जब भी पुलिसिया कार्रवाई होती है मत चुनाव के दिन या चुनाव के पहले भी, ऐसा लगता है जैसे मतदाताओं का दमन हो रहा है या कुछ ऐसा प्रतीत होता है, तो उसका नुकसान सत्ताधारी दल को उठाना पड़ता है। जो भाजपा का गढ़ है गाजियाबाद शहर, वहां 3 बजे जी तक 30% तक मतदान नहीं हुआ है। दूसरा गढ़ उनका इलाहाबाद का है, बिल्कुल। जी जी, और 27% के आसपास ही हुआ है। तो आप समझिए, और दूसरी जगह 3 बजे तक 50% का आंकड़ा पार कर गया है, क्योंकि 12-1 जी बजे के करीब अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 1:30 बजे तक चुनाव आयोग 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर देता है। और जिन तीन विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, वहां मेरे पास या आपके पास ही वोटिंग का आंकड़ा है, वो 3 बजे तक 50% पार कर चुका था। जी तो इसका यही इंपैक्ट है। जी, रजनीश कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर क्या इससे पहले भी आपने कभी ऐसी तस्वीरें देखी हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारे चुनाव कवर किए होंगे, तमाम सारे चुनाव आपने देखे होंगे, बाई इलेक्शन में क्या इस तरीके की तस्वीरें कभी निकल के आई हैं। आदर्श बूथ आपने देखा होगा, लोगों वोटरों का स्वागत करते हुए देखा होगा, फूल से स्वागत करते हुए देखा होगा, क्या ऐसी भी तस्वीर आपने देखी कभी। देखिए, अब में और पहले में बड़ा अंतर आ गया है। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। पहले काफी दिनों से रजनी साहब भी एएनआई से जुड़े रहे हैं, कितने चैनल हुआ करते थे गिनती के, कितने पत्रकार होते थे। अब तो हर आदमी पत्रकार है, जिसके हाथ में भी मोबाइल है वो कैमरामैन है, वो रिकॉर्ड करके भेज दे रहा है। और 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, उपचुनाव जी था रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा, तब विपक्ष पूरी तरह से तैयार नहीं था। इस बार विपक्ष सजग है, और जो लोकसभा उपचुनाव में जो गलती की सरकार ने, प्रशासन ने, उसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगता है। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या उत्तर प्रदेश के पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने 4 जून 2024 के नतीजों से कोई सबक लिया है। ये वीडियो बता रहे हैं, ये वीडियो साफ तौर पे एक तरह से दिख रहे हैं सर कि कैसे बंदूक की नोक पर लोकतंत्र है। क्या आप ऐसे विश्वगुरु, जैसा आपने कहा कि सुलखान सिंह पहले ही अभी लेके आए इंटरव्यू, क्या ऐसे हम विश्वगुरु बनेंगे।
क्या हम लोकतंत्र को ऐसे स्थापित करेंगे? क्या प्रशासन के बल और शासन के दबाव में उन वोटर्स के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेंगे? कुछ हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे दर्शकों का ये पूछना है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की सत्ता में है, क्यों इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, या खुद ही बीजेपी जीतने के लिए ऐसा कर रही है? एक राधिका गुप्ता है, सुखबीर प्रजापति है, पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं किया है, जनता को दिखाने के लिए ये सब हो रहा है, बाकी तो वो काम अपना कर ही रहे हैं। ये ऐसे कमेंट आ रहे हैं, चूंकि दर्शकों का भी एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये निश्चित रूप से शासन और प्रशासन के द्वारा ये एक तरह से कार्रवाई है। तो रजनीश, अभी कुंदरकी हम मीरापुर के हाल के बारे में जाने का मौजूदा हालात क्या है? जी, अभी क्योंकि अब वो कह रहा है कि अब चुनाव के बिल्कुल समाप्ति की ओर है, तो ऐसे में अब चीजें वो स्थिति नहीं है जो आपने तस्वीरें देखी हैं, जो ये तस्वीरें चल रही हैं, ये सब क्योंकि अब समय खत्म हो गया। कार्रवाई के बाद प्रशासन में थोड़ा सा तो सजगता आई है कि उसमें थोड़ा सी कंट्रोल चीजें हुई हैं कि भाई चलो एक्शन लिया गया। इसका मतलब सबकी निगाहें, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो तस्वीरें आप लोग जिस तरीके से कर रहे हो, आपकी तस्वीरें जो सबके सामने जा रही हैं, जनता आपके बारे में क्या सोच रही होगी, और जब आपकी बदनामी होगी और आपका चेहरा लोगों के सामने जाएगा, तो वो आप चेहरा उसको कैसे छुपाएंगे और आपकी जो बदनामी है वो कैसे लोगों के सामने आप पेश करेंगे। तमाम सारी बातें कही गई हैं। अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाया गया है इस इलेक्शन को लेकर के, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद कार्रवाई हुई है। और फिर अब क्योंकि चुनाव लगभग अब समय समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में स्थिति अब तो ठीक हो रही है, लेकिन जो पूरे दिन से चीजें चल रही थी, सुबह से ही शुरुआत हो गई थी और लगभग 4 बजे तक जो तस्वीरें आई हैं और जो लोगों ने देखा है, वो एक प्रश्न चिन्ह जरूर सवाल खड़ा करता है, बड़ा सवाल खड़ा करता है, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन पर, शासन पर, पुलिस व्यवस्था पर, जिनके हाथ में आज चुनाव की स्थिति थी। और आप जब देख रहे थे ना कि बाहर जब वोटर जा रहा था, तो पुलिस वाले पहले पूछ रहे थे ना कि आप क्या है, आप दिखाइए वोटर आई डी कार्ड दिखाइए, आप क्या लेके आए हैं। मतलब आप बूथ तक पहुंचने से पहले वो छानबीन कर ले रहे थे, और जो मतदाता है वो वहीं से वापस चला जा रहा था हमारे डर के। हर आदमी हिम्मती नहीं होता है। जो आप तस्वीरें देख रहे थे कि एक महिला कह रही थी कि आप गोली मत चलाइए, आपका अधिकार नहीं, आप गोली नहीं चला सकते हैं। हर महिला इस तरीके से बात नहीं कर सकती है। तो तमाम सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग घर से नहीं निकले हैं। गाजियाबाद में जो आज बता रहे हैं कि वोट कम हुआ है, तो उसके पीछे ये भी है। और जो हम पहले भी बता रहे थे कि वहां के लोग ये नहीं चाहते कि ऐसे पचड़े में पड़े, ठीक है जाने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। तो तमाम सारी बातें हैं चुनाव को लेकर के, लोग पहले सीरियस नहीं होते थे। आलोक सर, आपसे हमारा एक सवाल है रजनीश, इसी गाजियाबाद को लेके है कि जैसा हम सब देख रहे हैं कि अगर टर्नआउट देखें अगर गाजियाबाद का, चूंकि ये कहा जाता है कि गाजियाबाद एक परंपरागत सीट है बीजेपी का, और वहां के वोटर भी बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं। लेकिन अगर बीजेपी का शासन होते हुए भी, ठीक है आप आरोप लगा रहे हैं कि कुंदरकी में वो रोका जा रहा या मीरापुर में रोका जा रहा, लेकिन गाजियाबाद में तो उसके पारंपरिक वोट है, तो वहां वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं हुई? आलोक सर, देखिए सिंपल सी बात है, उदासीनता है। देखिए मिडिल क्लास, ये जो बीजेपी का वोटर होता है वो पढ़ा लिखा तबका, नौकरी पेशा होता है। गाजियाबाद की एक समस्या ये है कि जो लोग गाजियाबाद में वोटर होंगे उसमें बहुत से लोग नौकरी करने जाते होंगे फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली या फिर नोएडा। तो वहां तो उनको नौकरी पे जाना है, तो वो अपना और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी करता है, एक दिन नहीं का तनख्वाह कट जाएगी। तो ये एक परेशानी ये है। दूसरा ये है कि उपचुनाव है, इससे कोई योगी सरकार का भविष्य तो फर्क पड़ता नहीं है भाई। 9 सीटों में अगर 9 की 9 सपा सीटें जीत जाएगी तो भी भाजपा के पास प्रचंड बहुमत है, और नहीं 9 सीटों से अखिलेश यादव इतने ताकतवर हो जाएंगे, प्रभाव सरकार बना लेंगे। ये सिंपल सी बात है कि इसको बिना मतलब का अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया गया है, और शहरी वोटर शुरू से ही उदासीन रहता है। इसलिए मतदान, और उम्मीद है कि 5 बजे तक गाजियाबाद में मतदान बढ़ना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः शहरों में 3 से दोपहर में मतदान नहीं होता है, 3 से 5 के बीच में या 6 बजे तक का मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कितने बजे तक मतदान होना है आज। तो आंकड़े शाम को आएंगे 6 साढ़े 6 बजे तक, तब क्लियर होगा। लेकिन मतदाता उदासीन है, क्योंकि उसको कुछ इससे, देखिए अगर आम चुनाव होता तो बात दूसरी है कि नई सरकार बनेगी, कि सरकार को और मौका देना है।
तो जनता वैसे ही उदासीन रहती है। लेकिन अगर कुछ लोग कुछ पुलिसकर्मियों ने अगर मतदाताओं को नहीं रोका टोका होता तो शायद जिन विधानसभाओं में बहुत ज्यादा मतदान हुआ है ये वही क्षेत्र है जहां पे पुलिस ने ज्यादा पूछताछ की। और कमाल की बात यह है कि पूर्व मतलब जो एक्स डीजीपी साहब सुलखान सिंह ने भी हमसे कहा कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसका कहीं काम नहीं है कि वो वोटर की आइडेंटिटी चेक करेगी। तो कौन थे ये लोग, कौन थे ये पुलिस वाले? क्या ये सरकार की छवि जानबूझ के खराब करना चाह रहे थे या चुनाव आयोग की छवि खराब करना चाह रहे थे? कौन नहीं जानता। देखिए, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि प्रशासन इसमें फेल रहा है और रिएक्शन हुआ और रिएक्शन में बहुत ज्यादा मतदान हुआ है। खैर नतीजे अब 23 को आएंगे, इनका कितना असर नतीजों पे क्या पड़ता है ये तो हम आप नहीं बता सकते हैं ईवीएम में क्या किसने किसको वोट डाला, लेकिन फिलहाल छवि बहुत खराब हुई है। और गाजियाबाद सवाल है सर कि आखिर इसके पीछे क्या है जो आत्मसम्मान को लेके इस चुनाव को नौ उपचुनावों को लेकर जोड़ लिया गया। आखिर इसमें ना आपकी सत्ता का असर पड़ेगा, ना ही आपकी सत्ता गिर जाएगी, ना ही विपक्ष की सत्ता स्थापित हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि इसको आत्मसम्मान से जोड़ लिया गया? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी ने इसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। खासकर जब अयोध्या में हारे हैं और आप उनका चेहरा देखे होते जब एनडीए के गठबंधन की मीटिंग हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी को नेता चुनने के लिए, देखिए फ्रंट रो में कैसे योगी जी बैठे हुए थे, क्योंकि उनको अंदर कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाजपा पहले तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार इसलिए नहीं बना पाई कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की 30 से कम सीटें कम हो गई। तो ये इन्होंने इसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। और अखिलेश यादव को तो जीतना ही है ना, मतलब अगर वो 4 सीटें हैं, चार बरकरार रखते हैं, 1 या 2 जीत जाते हैं तो फिर अखिलेश यादव के पीडीए की गूंज 2027 तक सुनाई देगी। इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। एक आपसे सवाल है, सुरेश हैं, एक सुरेश यूजर हैं, हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि आलोक जी कटहरी में क्या होगा, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं कि कटहरी में क्या होगा। अब 20 को मतदान खत्म हो जाएगा, 23 को नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल जो घटनाएं हुई हैं उससे सपा का जो वोटर है जो किसी कारणवश मतदान करने के में इच्छुक नहीं था, वो अब जाके मतदान कर रहा है, बस इसी से समझ लीजिए। लेकिन एक नरेशन भी तो बनाया गया आलोक सर, आपसे एक नरेशन भी बनाया गया कि जो यूपी में लोकसभा के जो परिणाम आए बीजेपी आला कमान की देन है। जब टिकट बंटवारा हुआ तो योगी आदित्यनाथ को पूछा नहीं गया, है ना। स्वजातीय नेता में बढ़ गए, उनके वो अभी भी उनके साथ स्वजातीय नेता है। अखिलेश यादव को खुले तौर पर समर्थन के राजा भैया उनकी अनुप्रिया पटेल से नाराजगी जाहिर हुई। आज भी अनुप्रिया पटेल ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भाई हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। ऐसे तमाम ये सारी बातें सच यही है कि अब जनता नाराज थी मोदी योगी दोनों से, इसलिए जनता ने निर्णय दिया था और इस विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बता देंगे कि जनता योगी से कितना नाराज है। अगर योगी का नेतृत्व पसंद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 9 में से उसके पास फिलहाल 5 सीटें थी गठबंधन मिला के, अगर उसकी 5 भी बचा ले जाती है या सीटों का बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब जनता योगी के नेतृत्व से खुश है। लेकिन सपा जिसके पास 4 सीटें थी, 4 बचा ले जाती है और 4 में 1-2 सीटों का बढ़ोतरी होती है, तो फिर बहुत दूर तक पीडीए की गूंज सुनाई देगी और योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री का पद बचाए रखना तब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फिर अखिलेश यादव की पीडीए की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर किसी ओबीसी या दलित को अपनी सरकार का मुखिया बनाना पड़ेगा। सर मुझे जरा कहीं किसी और चैनल पे जाना है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। बस एक मिनट लेंगे आलोक सर, बस एक सवाल लेंगे, उसके बाद आप
मेरा सवाल यही कि अखिलेश यादव ने एक संकेत भी दिए हैं कि हो सकता है कि जैसे बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है, गुजरात से शुरू हुआ ये ट्रेंड, गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने का, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने का, एमपी में, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, राजस्थान में, और अब अगला दौर है यूपी में। ये चुनाव क्या इसीलिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है? अब देखिए, अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो अगर योगी जी के अंदर प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा है तो ये माना जाएगा ना कि योगी जी असफल साबित हुए। उत्तर प्रदेश में भाजपा उनकी वजह से चुनाव हार गई और उपचुनाव भी हार गई, तो योगी के लिए तो राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा ही है। और सिंपल सी बात है, जब आप उप मुख्यमंत्री बदल देते हैं तो जनता की नाराजगी कम हो जाती है। आप देखें कि गुजरात में 2022 में कितना बुरा हाल था। गुजरात में 2022 चुनाव के पहले कितना बुरा हाल था, पूरी कैबिनेट बदल दी गई और गुजरात में ऐसी ऐतिहासिक मिली भूपेंद्र पटेल को जीत जो नरेंद्र मोदी को भी कभी हासिल नहीं हुई थी। और शिवराज सिंह चौहान को तो बरकरार रखा गया, लेकिन उनको चुनाव के बाद बदला गया। उसका दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए, हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर से बड़ी नाराजगी थी, उनको हटाया गया, लेकिन वहां पे भी ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और 10 महीने के अंदर जिस हरियाणा में हालात ये थे कि लोकसभा में भाजपा का खाता भी नहीं खुलता, तो पहले तो लोकसभा में 10 में से 5 का ही नुकसान सहा और विधानसभा में सरकार बनाने में कामयाब रहे। तो ये एक दलों की रणनीति होती है कि जिस चेहरे से नाराजगी है उसको हटा दो, नया चेहरा लाओ। तो नए चेहरे के पास समय कम रहेगा, नई टीम आएगी और पीडीए की काट में पीडीए के ही आदमी को, बीजेपी को, मतलब कुल मिला के आपको अखिलेश यादव की लाइन ही पकड़नी पड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए लोकमत के साथ। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू पाठक। देखिए उपेंद्र जी, जो पाठक जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि चुनाव से पहले भी उपचुनाव से पहले कहा जा रहा था, जब लोकसभा के जो रिजल्ट आया उसके बाद कहा गया कि बीजेपी के नेतृत्व पे उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे हिसाब से टिकट बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए जो ये हार हुई है इसको लेकर के पूरी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिसाब से उपचुनाव हो रहा है और उन्हीं के हिसाब से टिकट का बंटवारा हुआ, उन्हीं के हिसाब से देखिए डेटें बढ़ाई गई, तो तमाम सारी चीजें उन्हीं के हर इशारे पर ये उपचुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के भरोसे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने जानबूझ के 2 सीटों पर प्रभारी बने, एक मिल्की अयोध्या की जो चुनाव नहीं हो रहा है और दूसरी कटेरी पे केशव प्रसाद मौर्य को भी जिम्मेदारी दी गई है, फूलपुर की मंझवा की। तो इस तरीके से उन्होंने प्रभारी बनाया है, उन्होंने ही पूरी कमान संभाली उपचुनाव की। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव में अगर सफलता नहीं मिलती है बीजेपी को तो मुख्यमंत्री के लिए ये कहा जा रहा है कि भाई और बीजेपी नेतृत्व के लिए थोड़ा सा नाराजगी और बढ़ेगी केंद्र से। नाराजगी तो पहले से है और लोग, और वहां जो केंद्र में बैठे हुए लोग, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के रेस में है मोदी के बाद, तो उनको ये लग रहा है कि मोदी के बाद योगी जी ना हावी हो जाए। जिस तरीके से हिंदुत्व का चेहरा बड़ा बना हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में, जहां चुनाव होता है वहां प्रचार के लिए उनको इन्वाइट किया जाता है, स्टार प्रचारक होते हैं और जहां जाते हैं वहां का रिजल्ट भी इनके फेवर में आता है। तो ऐसे में जो बीजेपी के लोग नाराज हैं, वही लोग नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो अब ये कह सकते हैं कि जो तस्वीर है, जो अच्छी तस्वीर लोगों के दिमाग में बैठी है, वो ना जाए और उसको कहीं ना कहीं डैमेज किया जाए। जो लोकसभा चुनाव से वो डैमेज होते होते और अब बाई इलेक्शन पे आ गई है। अगर इस इलेक्शन में चीजें ठीक नहीं होती हैं और समाजवादी पार्टी कहीं अपनी 4 से 5 और 6 पे पहुंच जाती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और कटेरी अगर हार जाते हैं तो मुख्यमंत्री खुद अपनी जो ये कह सकते हैं कि जहां उनकी साख दांव पे लगी है, अपनी साख में नहीं बचा पाएंगे। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री है, लेकिन जहां प्रभारी है अगर वो सीट हारते हैं तो मुख्यमंत्री को जरूर जवाब देना पड़ेगा और ये बीजेपी नेतृत्व के लिए केंद्र की तरफ से नाराजगी जरूर रहेगी। रजित, डिंपल यादव की बाइट आई है इस पूरे चुनाव पे, एक बार सुन लेते हैं क्या कर रही हैं मानवेंद्र। जी ये इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ, क्योंकि हार रही है और जिस तरह ये अफवाहें फैलाने का काम कर रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है और दर्शाता है कि ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं। और जो घटना हुई है तो इसका संज्ञान कप्तान के पास भी है और मैं समझती हूँ डीएम के पास भी है, और जो इसमें आरोपित हैं उन दोनों को पकड़ लिया गया है और ये जेल में है।
जी, तो ये जो घटना है जो मैनपुरी की, बिल्कुल आपको यादव पता बता रही होगा थी मैनपुरी में एक कि दलित क्या लड़की कार्रवाई हुई है, मैनपुरी में। लेकिन रजनीश हमारा सवाल ये है आपसे कि जैसा हम लोग बात कर रहे थे, पूर्ववर्ती बातें कर रहे थे कि कैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद आलाकमान की योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक टेढ़ी नजर गई। और जैसा आलोक सर भी बताए कि जब एनडीए की बैठक हो रही थी, तो जब प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा का ऐलान किया जा रहा था एनडीए की तरफ से, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने बैठे थे और सब देख रहे थे उनके शारीरिक हाव भाव से, उनके चेहरे के हाव भाव से कैसा उनका चेहरा का रंग उड़ा हुआ था। और ये आरोप लग रहे थे चारों तरफ से कि अगर ये 30 सीटें अगर हम यूपी में जो हमने हारी है, अगर हम जीते होते तो हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार में एक तीसरी बार होते। और ये बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन एक नैरेटिव सेट किया गया इनके अपने लोगों द्वारा योगी आदित्यनाथ के कि आलाकमान के द्वारा यूपी में वो टिकट बांटी गई तो इनका ना समर्थन लिया गया, ना इनसे पूछा गया और बाहर से टिकटें बांटी गई। और यही वजह रही कि इनके जो सुजातीय नेता भी हैं बीजेपी के खिलाफ चले गए। लेकिन हमारा सवाल ये है कि कटहरी को चुनने के पीछे आखिर योगी आदित्यनाथ की क्या रणनीति रही? क्योंकि हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ शीशा मऊ में अपना पूरा शाम दाम दंड भेद सारा लगा चुके हैं। चाहे वो अपने गोरखपुर से जो बीजेपी है अभिनेता है रवि किशन, वो भी गए थे और उन्होंने एक बाइट में कहा था कि हम अयोध्या का बदला शीशा मऊ से लेंगे, है। तो आप देखिए कैसे सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मन में ये टीस है, अयोध्या की हार की जो टीस है, उस टीस को इस उपचुनाव में मिटाना चाहती हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर और कटेहरी, क्योंकि कटेहरी ऐसी सीट है जहां पर पीडीए का समीकरण बिल्कुल फिर बैठता है, तो इस बार मुख्यमंत्री ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से, क्योंकि अयोध्या के बगल की सीट है, अयोध्या के बगल का जिला अम्बेडकर नगर है जहां कटेहरी सीट पड़ती है विधानसभा, तो इस तरीके से अयोध्या और अम्बेडकर नगर दोनों जो जिले हैं उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाह रहे थे कि अयोध्या के साथ साथ अम्बेडकर नगर में भी अगर हम कटेहरी भी हरा देते हैं और मिल्कीपुर भी जीत लेते हैं, तो कम से कम अयोध्या की जो हार की टीस है वो कम होगी और लोगों के बता पाएंगे कि चलिए ठीक है, जो लोकसभा हुआ था लेकिन विधानसभा में हमने चीजों को कवर कर लिया। लेकिन वो क्योंकि मिल्कीपुर को जीतना है, तो मिल्कीपुर इसीलिए चुनाव नहीं कराया गया है, मिल्कीपुर होल्ड कर लिया गया है, इसीलिए मिल्कीपुर बाद में कराया जाएगा। अगर इधर कमी बेसी होगी तो उसको पूरा कर लिया जाएगा। कटेहरी की जिम्मेदारी इसलिए उन्होंने लिया था क्योंकि अब अयोध्या के करीब अम्बेडकर नगर है, इसलिए लिया था, और वहां पीडीए का जो फार्मूला है तो वो वहां पे आसान नहीं था, तो इन्होंने लगातार 3 जनसभाएं करी हैं, 3 दौरा के, जब से इधर बाई इलेक्शन की बात हो रही है उसके बाद मुख्यमंत्री ने कटेहरी में 3 बार दौरा किया है, जनसभाएं की हैं, और वहां पर लगातार, क्योंकि वो प्रभारी हैं तो ऐसे में ज्यादातर नेता कटेहरी में ही रहे। स्वतंत्र देव को लगाया उन्होंने, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, वो लगातार कटेहरी सीट पर लगे हुए हैं पूरे बल के साथ अपने, और वहीं जमे हुए हैं। किसी भी तरीके से धर्मराज निषाद को इस बार विधायक बनाना है। धर्मराज निषाद को लेकर के, क्योंकि मैं कटेहरी गया था, कटेहरी में मैं कई दिन रहा हूं, वहां कवरेज किया हूं, तो धर्मराज निषाद को लेकर कहा जाता है कि धर्मराज निषाद जब विधायक थे तो वो बसपा के साथ थे और बसपा सरकार में वो मंत्री थे, तो उनके समय में कुछ बहुत जो काम हुआ होगा, लेकिन उसके बाद लगभग 12 साल का गैप है, जो 12 साल बाद वो लौटे हैं। तो ऐसे में अब वहां पर जनता, वो स्थिति धर्मराज निषाद की नहीं है, लेकिन मजबूती ये है क्योंकि निषाद और राजभर इस बार बीजेपी को वोट कर रहा है ज्यादातर। इससे पहले राजभर और निषाद दोनों बीजेपी को नहीं, समाजवादी पार्टी को वोट करते थे। अब बात यहाँ पे ये बड़ी निकल के आ रही है क्योंकि अमित वर्मा जो बीएसपी से उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो लोगों के दिमाग में अम्बेडकर नगर में है, कटेहरी विधानसभा में, कि वाकई में अगर विकास किसी ने किया है कटेहरी में तो मायावती की सरकार में हुआ था, मायावती ने किया था। लेकिन अब क्योंकि मायावती का जो प्रत्याशी उतना मजबूत नहीं है और लालजी वर्मा भी बीएसपी से आते हैं, तो लालजी वर्मा क्योंकि कैडर वाले व्यक्ति हैं, वो अब बीएसपी का भी वोट उनके पास है, वर्मा वोट भी उनके पास है, समाजवादी पार्टी का भी वोट उनके पास है, तो अब 3 तरीके की चीजें लालजी वर्मा के साथ हैं। ऐसे में वहां आज भी लालजी वर्मा की स्थिति ठीक है और अब लड़ाई है बीजेपी से, लेकिन लालजी वर्मा वहां अभी भी स्थिति उनकी मजबूत दिखाई दे रही है, मजबूत कड़ी है। रिजल्ट क्या होगा वो तो खैर पता चलेगा, लेकिन कटेहरी में लड़ाई बड़ी विकट है। कटेहरी में रजनीश कुछ कमेंट्स अपने दर्शकों को ले लें। धनराज हैं, वो एक कह रहे हैं कि अब बीजेपी वाले सिर्फ बेईमानी से जीते हैं, ये संविधान की शपथ तो लेते हैं लेकिन संविधान को उन्हें निभाते नहीं है। सुमन लता है, वो कह रही हैं कि
पिस्टल दिखाकर वापस भेजा जा रहा है, ये किया जा रहा है। ये महा जंगल राज है यूपी में। एक सुरेश हैं, वो कह रहे हैं राधिका गुप्ता है, उपेंद्र जी क्या बीजेपी को चुनाव हराने का डर है, इस वजह से तस्वीर देखने को मिल रही है। हाँ, बहुत सारे अभी आलोक जी थे, राधिका, उन्होंने बताया भी कि किस तरह से इस चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना लिया गया है, क्योंकि इस चुनाव से एक चीज तो तय है कि ना सरकार गिरेगी या ना किसी की सरकार बनेगी, लेकिन इसको प्रतिष्ठा का विषय बनाने के पीछे 2027 का चुनाव है, 2027 का लिटमस पेपर है, जैसा राजेश भी बता रहे हैं। और लोकसभा में मिली हार का एक तरह से बदला लेना भी है। क्यों रजनीश? जी जी, तो जो ये बता रहे, जो संविधान की बात कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं, तो संविधान के तो खिलाफ ही तो बीजेपी हारी है। जो बात चर्चा हुई थी लोकसभा चुनाव में, तो संविधान की बात हुई थी, संविधान का तो खतरा लोगों को सता रहा था। तो अगर संविधान की बात होती और संविधान में जो अधिकार लोगों को मिला है वोट करने का, तो कम से कम उस वोट पर जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र पर वो चोट नहीं की जाती पुलिस प्रशासन द्वारा, तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो चोट की जा रही है, तो संविधान की बात रही कहां? संविधान में तो ये कहा गया है कि एक ही तो अधिकार आपके पास मिला है जीवन में, वो अधिकार है मतदान का। आप स्वेच्छा से, ये एक अधिकार आपके पास है, स्वेच्छा से आप जिसको चाहे उसको मतदान दे सकते हैं, और उसमें आपकी कोई बाधा नहीं बनेगा। लेकिन आज आपने देखा कि पुलिस की नोक पर मतदान हो रहा है, पुलिस वाले हाथ में रिवॉल्वर लेकर लोगों को धमका रहे हैं, पुलिस दर्जनों गाड़ियां रोक करके खड़ी कर देती है रास्ते में, लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को मतदान से पहले रोक दिया जा रहा है, लोगों से कह दिया अगर आपको वोट पड़ गया है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि वोट जब डालने गए तो अंदर भी उन्होंने कहा कि हो गया आपका, जाइए जाइए जाइए। तो इस तरीके से भी तस्वीरें निकल के आई। एक बड़ी हम बात बता रहे रजनीश, न्यूज 24 के रिपोर्टर, हम खुले तौर पे कह रहे हैं कि न्यूज 24 के रिपोर्टर एक मतदान केंद्र पे गए, बूथ केंद्र पे गए, जब उन्होंने वहां के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को नहीं रोका जा रहा। जब वहां वोट देने लोग आए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई वोट नहीं देने दिए जा रहा। वो चार अपना प्रमाण पत्र लेके आए, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, तमाम कार्ड लेके आए, तो उन्होंने कहा कि ये वोट नहीं दिया जा रहा। तो न्यूज 24 के रिपोर्टर ने कहा कि आप चलिए हमारे साथ बूथ के अंदर, हम आपको ले चलते हैं, वोट डालिए। जब बूथ के अंदर वो लेके जा रहे हैं तो कुछ बाहर के लोग आके उनके साथ बदतमीजी किए कि आप क्यों लेके जा रहे हैं इनको। तो जब वो पूछा गया तो जो जिनको लेके जा रहे थे तो कहे कि सर हम अंदर भी जाएंगे तो अंदर से भी, बूथ के अंदर से खदेड़ दिया जाएगा। उधर से डीएम की तब तक गाड़ी आ रही थी, तो न्यूज 24 के जो पत्रकार हैं उन्होंने कहा भी कि साहब आप रुकिए, देखिए हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, डीएम साहब हमारे साथ बदतमीजी हो रही है। लेकिन डीएम की गाड़ी रुकती नहीं है, डायरेक्ट गाड़ी चली जाती है। उसके बाद ऐसे बाहर 2-4 लोग खींच के लेके आ जाते हैं पत्रकार को और कहते हैं कि आप हटाओ, आप यहाँ ये करने आए हो, फर्जी वोट डालने आए हो। पुलिस अधिकारी से कहते हैं कि आप हमारे, आप समझ सकते हैं कि वो जो तस्वीर जो आप बयां कर रहे हैं, आप समझ, उपेंद्र जी, वो समझ सकते हैं कि जो तस्वीर को आप बयां कर रहे हैं उसको हमने भी देखा है। वो कह रहा है कि दुनिया आपको देख रही, सर आप लाइव पे हैं, आपको दुनिया देख रही है, आप लाइव पे हैं, आप उसका जवाब दीजिए कि ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए हैं और ये कैसे लोग हैं। तो इंस्पेक्टर क्या कह रहा है कि मैं भी बाहर से हूं, ये कौन लोग, उनसे जाके पूछिए। समझिए, आप बताइए, ड्यूटी कर रहा है लेकिन वो कह रहा है जाके पूछिए। जी जी, तो ये जब पत्रकार के साथ एक हो सकती है, वो भी जब लाइव पे है, कैमरे पे है और दिख रहा है कि दुनिया देख रही है, जब ये तस्वीरें वहां हो सकती है तो आम जनता को ये क्या समझेंगे, आप समझ सकते हैं। और ये तो दिख रहा है ना रजनीश, दिख रहा है कि लोकतंत्र की खुलेआम लूट हो रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कमेंट कर रहे हैं लोग, उनके मन में वही सवाल है तो हम लोग बात कर रहे हैं, यही सवाल उनके मन में है लोगों के कि क्या बीजेपी इस तरीके की जो प्रशासन की तरफ से जो बात की जा रही है वो क्यों की जा रही है, बेईमानी से क्यों जीतना चाहती है, क्यों। तो इसका मतलब ये है कि ना, इस बार का जो चुनाव है, विपक्ष बहुत मजबूती से ये कह सकते हैं एक लड़ाई लड़ रहा है और सत्ता पक्ष को करारी टक्कर दे रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष से डरा हुआ है, खासकर इंडिया गठबंधन से, और इसीलिए इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। 2 दिन पहले से इस तरीके की तैयारी की गई थी। और मीरापुर में आपने इससे पहले देखा था कि जब वोटर लिस्ट लेकर के पुलिस वाले गली गली घूम रहे थे और ये पूछ रहे थे कि आपका वोटर ID कार्ड कहाँ है, वोटर ID कार्ड लेके जा रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई आपको आपका वोट लग गया है, आप निशान लगा दीजिए। तमाम सारी बातें निकल के आई विपक्ष की तरफ से, लेकिन ये कहा जा रहा था मात्र आरोप है। लेकिन अब जब तस्वीरें आई हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, वाकई विपक्ष ने जो कहा था सही, वो सच था। और अजीब ऐसी तस्वीर हम लोग लोकसभा चुनाव से पहले भी उपचुनाव में देखी थी, जब आजम खान का रद्द कर दिया गया था और रामपुर में चुनाव होने वाले थे।
उस वक्त भी ऐसी एक तस्वीर देखी गई थी। वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं या समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया गया, किस तरह से परेशान किया गया, बहुत सारी तस्वीरें आई। लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग ने कोई प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन इस बार अगर चुनाव आयोग ने प्रत्यक्ष, चूंकि आलोक जी थे, आलोक जी को कम से कम 3-4 दशक चुनाव करने का अनुभव हो गया, करीब आपका 2 दशक से ज्यादा वक्त हो गया, आप चुनाव कवर कर रहे हैं, पत्रकारिता में हैं, और आप बता रहे हैं कि इन 20 सालों में हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि चुनाव आयोग द्वारा इतने बड़े लेवल पर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए किया गया है कि दबाव है, क्योंकि अब जो होता क्या है कि जैसे हमने प्लान किया कुछ चीज का, प्लान किया हमने एक सीमित जगह का, लेकिन वो फैल गया बहुत सारी जगह। तो अब क्या हुआ, तस्वीरें अलग अलग इतनी सारी आ गई हैं, और जो तस्वीरें वायरल हो गई हैं और जिस तरीके से तस्वीरें आ गई, तो उसको देख करके प्रशासन कहीं ना कहीं प्रेशर में आ गया है। चुनाव आयोग भी विपक्ष ने जो शिकायत की है उसके प्रेशर में आ गया। अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और 1 घंटे तक लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक अधिकारियों का, जो अधिकारी आप समझिए पहली बार ऐसा ये भी आपको सामने आया होगा कि हर बूथ पे जिस अधिकारी ने इस तरीके की हरकतें की हैं, उस अधिकारी का नाम अखिलेश यादव ने लिया है और चुनाव आयोग से अपील की थी कि ये अधिकारी इनको तुरंत हटाया जाए, और उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई है। तो चुनाव आयोग भी प्रेशर में है। चुनाव आयोग पे लगातार आरोप लगता रहा है। चुनाव आयोग से आज से नहीं, इससे पहले से भी लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे। चुनाव आयोग सरकार का है, चुनाव आयोग सरकार का है, लगातार विपक्ष कहता रहा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इस बार प्रेशर में है। और जिस तरीके से प्रशासन लगा हुआ था, शायद इसको आदेश दिया गया था, कहा गया था कि इतना करना है, और उसने इतना बड़ा कर दिया है अपनी वाहवाही में। तो शायद इस वजह से इस तरीके का प्रेशर प्रशासन को हुआ है, और प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई की है। क्योंकि जब कहा जाता है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रह करके और चीजों को करना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वाहवाही में कि नहीं हम ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा बड़ी तस्वीर चली जाएगी, ज्यादा वाहवाही हो जाएगी, बड़ा प्रमोशन मिल जाएगा हमको, तो शायद उसके चक्कर में ज्यादा हो गया है। और अब इतना ज्यादा हो गया है कि जिसके लिए वो अच्छाई करने के लिए निकले थे, अब उसके लिए ही बुराई बनती दिखाई दे रही है। ऐसी तस्वीरें हैं जो आज उपचुनाव में, और मीरापुर, कुदरकी, और उसके बाद सीसामऊ और कटेरी जैसे विधानसभा से दिखाई दी। जी, तो अब अभी फिलहाल की तस्वीर अगर देखेंगे आप रजनीश, तो मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं। मीरापुर में 57% मतदान हो चुका है, मझुआ में 50%, खैर में 46%, फूलपुर में खैर वही सीट है जहां एनडीए का उम्मीदवार है, आरजेडी उम्मीदवार है। फूलपुर 43%, कुंदरकी 57%, करहल 53%, कटेहरी 56%, गाजियाबाद 33%, सीसामऊ 49%। ये जो 9 सीटें हैं यूपी की, जो सीटें हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि जहां एनडीए और बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां परसेंटेज कम होता दिख रहा है, लेकिन जहां इंडिया ने जीता था, जहां अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने जिन 4-5 सीटों पे जीती थी, वहां परसेंटेज हाई है, क्योंकि इतने रिस्ट्रिक्शन के बाद। देखिए ऐसा है ना उपेंद्र जी, लोग जब सुबह तस्वीरों को देखा है, जिस तरीके से प्रशासन रोक रहा था, तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, तमाम सारे विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई इस बार एक बार वोट डालने जाइएगा, कोई रोके तो दोबारा जाइएगा, फिर अगर रोके तो समूह बनाकर तीसरी बार जाइएगा, लेकिन रुकना नहीं है। हर व्यक्ति को निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, और ताकि कम से कम जो संविधान ने आपको अपना अधिकार दिया है, उस अधिकार को आपको इस्तेमाल करना है, वोट करनी है, और जिसको आप चाह रहे हैं और जो लग रहा है कि आपके हित में काम करेगा, उसको आप वोट करिएगा। तो शायद ये जनता के जो दिमाग में बात बैठाई गई थी, वो बात दिमाग में जनता की थी। और जब ये तस्वीरें निकल के आई कि लगातार लोगों को रोका जा रहा है, लगातार लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है, तो लोग एकजुट हुए हैं। एक तस्वीर है जो आप देख रहे थे अभी उपेंद्र जी, कि लगभग 200 की संख्या में बुर्के वाली महिलाएं, जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं, वो 200 की संख्या में लगी हुई हैं और वोट डालने एक साथ लाइन में लगी हुई। वो तस्वीर कटेरी की है, और जहां पर हमने सुबह वो तस्वीर भेजी है, वो वीडियो भेजा हुआ है। तो ये भी तस्वीर आई है कटेरी की। मनोज एक बार के साथ वो वीडियो एक बार चलाएं, ताकि जनता भी देखे कि किस प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है। जो बुर्का पहन के महिलाएं हैं, जिनको जो दोबारा आने के लिए कहा गया। जी, तो वो ये कौन सा बूथ है? जी, यही तस्वीर है। हम लोग आए सर
7:30 बजे। ये एक और तस्वीर है उपेंद्र जी, जो लाइन में लगी हुई तमाम सारी महिलाएं। अभी जाना नहीं है, अभी जो है टाइम नहीं हुआ है, बाद अभी ऊपर आइए, से 3 ऑर्डर है, घंटा अभी मना बाद कर रहे आइए, अभी हैं। मना करें, अभी सर अभी सर चले जाएंगे। अगला कोई युद्ध होने वाला है, इतनी फोर्सेस तो कभी युद्ध में नहीं लगाए होंगे। युद्ध में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए कि और ये जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज बढ़ा है ना उपेंद्र जी, जो परसेंटेज बढ़ा है उसके पीछे यही है कि परसेंटेज जो बढ़ा है उसके पीछे यही है कि लोगों ने कहा कि अब, क्योंकि पहले से लोग सतर्क थे, जो आजम खां की वो बता रहे, जो रामपुर की तस्वीर बता रहे, उस रामपुर की तस्वीर लोगों के दिमाग में बैठी थी कि इस तरीके की तस्वीर फिर दोबारा आ सकती है। ऐसे में विशेष समुदाय ने सुबह सुबह निकल करके सबसे पहले लाइन में लग करके वोट डालने का प्रयास किया है। उसको मालूम है कि हमको अपनी वोट से वंचित नहीं होना है, हमको वोट डालना है और हमको वोट डाल करके एक मैसेज देना है। तो बाकी लोग घर से निकले हो ना निकले हो, लेकिन विशेष समुदाय बिल्कुल निकल करके, और उसने सुबह सुबह लाइन में खड़ा होकर के वोट डालने का प्रयास किया है। नहीं डालने दिया गया, उसने संघर्ष किया है। दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार समूह बना करके वोट डालना है, लेकिन वोट डालने का पूरा प्रयास किया गया है। यही कारण है कि परसेंटेज देखिए, ये महिलाएं कह रही हैं कि वो 6:30 बजे 7:30 बजे वो आई, वोट डालने आई, उनको वोट डालने नहीं दिया गया। कहा गया कि प्रशासन की तरफ से अभी दबाव है, आप आधे घंटे बाद आइए। फिर आधे घंटे बाद आई तो उनको कहा गया कि नहीं, अभी नहीं डाला जाएगा। तो फिर घर गई, फिर रास्ता बदल के आई, उस रास्ते पर रोक दिया गया। कभी किसी को बुर्का के नाम पर रोका गया, किसी को कहा गया कि आपका चेहरा नहीं मिल रहा है, किसी को कहा गया कि आप फर्जी वोटर हैं। दाढ़ी बना के आइए। और ऐसे वक्त में जब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्ष और चुनाव कराने की हम पूरी गारंटी लेते हैं। दूसरा ये कि चुनाव आयोग अलग अलग जगहों पर व्यवस्था कर रहा है कि लोग घरों से निकल के लोकतंत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जहां लोगों को अच्छा, अगर जहां परसेंटेज हो रहा है वोटिंग का, वालों को फुल माला बनाया जा रहा है, आदर्श बूथ बनाए जा रहे हैं। पिछली बार जब हम लोकसभा में हमने देखा कि वहां बूथ बनाए गए थे जहां 5 से 6 ही संख्या में वोट था। एक तो चुनाव आयोग ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें पानी के अंदर वोटिंग मशीन लेके जाते हुए दिखाया जा रहा है कि कैसे पानी पार करते हुए जा रहा है। ये तमाम प्रकार के, अगर ऐसे वक्त में अगर प्रशासन और शासन द्वारा ये दबाव बनाया जाएगा और बूथों तक आने से रोका जाएगा तो ये साफ तौर पर लोकतंत्र की एक लूट है। लेकिन आप कुछ हम देख ले, कमेंट्स आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, असली खेला तो ईवीएम में होगा, चेंज तो ईवीएम होगा ही। हाँ, ईवीएम को लेके अभी भी सवाल है। जी जी, विपक्ष तो लगातार ईवीएम को लेकर के ये कह रहा है कि चाहे अखिलेश यादव भी एक बात कह रहे थे कि चाहे हम 80 लोकसभा सीट जीत जाते तब भी हमारा ईवीएम को जो लेकर के सवाल है, ईवीएम पे जो लगातार कहते हैं कि ईवीएम लोकसभा में खुलेआम कहा। एक बीजेपी के नेता ने पूछा कि अब आपका ईवीएम पे क्या हुआ जब आप 38 सीटें जीत गए हैं। उन्होंने कहा कि 38 नहीं, हम अगर 80 सीटें भी जीत जाएंगे तब भी हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे और हम पहले नेता होंगे कि ईवीएम से जीत के ईवीएम बदलने का काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये सवाल पहले से रहे कार्यकर्ता, जो आप जनता देख रहे हैं, जनता के मन में अभी जो तस्वीर बनाई गई है और जो बीजेपी की सरकार या बीजेपी की तरफ से जो बनाई गई है, लोकसभा चुनाव में भी कई जगह कहा गया कि बेईमानी हुई है, उससे पहले भी कई जगह कहा गया बेईमानी हुई है। तो उस तरह की तस्वीर लोगों के दिमाग में है। जो सवाल लोग पूछ रहे हैं वो उनके दिमाग में पहले से है कि अभी चुनाव के बाद जब ईवीएम की काउंटिंग से पहले तमाम सारे उलटफेर होते हैं, जब तक काउंटिंग ना हो जाए, जब तक रिजल्ट ना आ जाए, उससे पहले क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। तो लोगों का जो मन में जो भरोसा है वो बिल्कुल नहीं रहा है अब इस प्रशासन और इस शासन के, और खासकर चुनाव आयोग के लिए भी। जी रजनीश, अब जाते जाते एक हम सवाल है, हमारा सवाल ये है कि अगर हम आपसे पूछें कि जो टर्न आउट अभी आए हुए हैं, जो परसेंटेज दिख रहे हैं फिलहाल, हालांकि अभी फाइनल आंकड़े नहीं है, लेकिन जो भी आंकड़े आए हैं, अगर इस आधार पे अगर आपको एनालिसिस करना पड़े और ये हम पूछें कि आप बताइए कि 9 सीटों में से कितनी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में और उसके एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, और कितनी सीटें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि नहीं, ये इंडिया गठबंधन की सीटें जा सकती हैं, भले चाहे कितना भी दबाव बना। ये देखिए, भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता है कि कौन क्या कुछ होगा, क्योंकि वो तो ईवीएम में है। लेकिन हमारा जो अनुमान है, जो हमने अपने हिसाब से, हमारा जो एनालिसिस है, ये कह सकते हैं कि पहले एग्जिट पोल जो हमारा है उसमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीतेगी, बीजेपी 4 जीतेगी और 1 आरजेडी जीतेगी, ऐसा हमको लग रहा है। इस तरीके के यानी कि जो पहले का रेशियो 5:4 का, जी जी, वो रेशियो के साथ अभी भी है। यानी कि बीजेपी कितना भी कोशिश ने की है लेकिन वो सेंधमारी करने में नाकाम रही है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो स्थिति नहीं बना पाएगी बीजेपी बहुत जो वो बहुत चाह रही थी। और इस जी, घटना बहुत बहुत के बाद धन्यवाद जो रजीश। आज अभी कुछ देर बाद फिर से हम जुड़ेंगे। आप यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों को लेकर आप जानकारी देने के लिए रजीश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो देखते रहिए आप लोकमत। फिर एक बार हम हाजिर होंगे। एग्जिट पोल कुछ ही देर में चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद हम एक एग्जिट पोल लेकर हाजिर होंगे, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में हम बताएंगे कि आखिर झारखंड और महाराष्ट्र में जनता का मूड क्या रहा। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।